रितिका अपने ड्राइवर से कहती है, भैया शेरगिल इंडस्ट्रीज के ऑफिस ले चलिए मुझे। ड्राइवर, जी मैडम। और वो गाड़ी चलाने लगता है। रास्ते में रितिका गुरुद्वारा और मार्केट देखते हुए कहती है, कुछ भी कहो, इंडिया की तो बात ही कुछ और है। कुछ देर बाद वो शेरगिल इंडस्ट्रीज पहुंच जाती है। वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर आदित्य से मिलना है। एक्चुअली मैं ये मीटिंग के लिए आई थी। आप उन्हें बता दीजिए, रितिका खन्ना आई है, मिस्टर अभिनव खन्ना की बेटी। वो लड़की कहती है, वेट मैम। फिर वो अपने फ़ोन से जीत को कॉल करती है। जीत, अरे उन्हें वेट क्यों करवा रही हो? जल्दी उन्हें हमारी पर्सनल लिफ्ट से कॉन्फ्रेंस रूम में भेजो। रिसेप्शनिस्ट, जी सर, मैं उन्हें भेजती हूँ। फिर वो रितिका से कहती है, मैम, दिस वे प्लीज़। और वो उन्हें लिफ्ट से ऊपर फ्लोर पर छोड़कर आती है। रितिका ऑफिस देखते हुए कहती है, काफ़ी अच्छा ऑफिस है और उससे भी ज़्यादा स्टाफ अच्छा है। अब देखते हैं मालिक कैसा है। और वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं जीत कहता है, सर, मिस रितिका आ गई हैं। आदित्य, सब रेडी है ना? मुझे कुछ भी गलत नहीं चाहिए। जीत, जी सर, कोई गलती नहीं होगी। आदित्य बात कर रहा था कि उसके हाथ से एक फाइल नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुलता है और रितिका अंदर आती है। सब उसे एकटक देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ग्रेसफुली चल रही थी। पीच कलर का बिजनेस सूट उसे बहुत खूबसूरत बना रहा था। तभी आदित्य भी फाइल उठाकर खड़ा होता है और कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नज़र रितिका पर पड़ती है। पहले उसे हैरानी होती है, फिर वो उसे गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गेट आउट। रितिका, जो खुद भी आदित्य को देखकर शौक थी, वो भी कहती है, हे भगवान, फिर इस घटिया इंसान का चेहरा देखने को मिल गया है। मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम होते कौन हो मुझे बाहर निकालने वाले? जीत, जो हैरानी से ये सब देख रहा था, वो कहता है, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? यह मिस रितिका खन्ना है। आप जानते हैं क्या इन्हें? और कहीं ये दोस्त तो नहीं है? आदित्य, ये और रितिका खन्ना हो ही नहीं सकता। कहाँ वो एक इंटेलिजेंट लड़की और कहाँ ये बदतमीज। रितिका, ओह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम खुद आदित्य शेरगिल हो। जीत, मैम, यही है आदित्य शेरगिल, शेरगिल इंडस्ट्रीज के सीईओ। रितिका कहती है, बेवकूफ़ किसी और को बनाना। ये और आदित्य शेरगिल, कहाँ वो तो एक सफल बिजनेसमैन और कहाँ ये घटिया आदमी। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि जीत कहता है, सर, मैम, रुकिए। आप दोनों लगता है एक दूसरे को नहीं जानते या फिर बहुत अच्छे से जानते हैं। सर, यही है रितिका जी, इनके साथ हमें प्रोजेक्ट करना है। और यह है हमारे सर आदित्य जी, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं। और वो एक फाइल उन्हें देता है। दोनों को उस फाइल की डिटेल्स और कुछ प्रूफ देखकर विश्वास होता है। आदित्य खुद को कंट्रोल करके कहता है, वेलकम मिस रितिका खन्ना। रितिका भी एक नकली स्माइल के साथ कहती है, नाइस टू मीट यू मिस्टर आदित्य। फिर दोनों प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आदित्य मन में, हरकतें तो जंगलियों वाली हैं इसकी, पर काम एकदम परफेक्ट है। रितिका कहती है, मिस्टर आदित्य, सेल रेट क्या है? आदित्य, 62.54 है मिस रितिका। रितिका उसे देखते हुए कहती है, आर यू श्योर? बिकॉज आप गलत हैं। आदित्य, मैं कभी गलत नहीं होता मिस। रितिका अपने फोन में कुछ निकालकर फोन आदित्य की तरफ करके कहती है, सी मिस्टर आदित्य। वो देखता है कि रेट 62.62% था। रितिका खड़े होते हुए, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। वहां बैठे सभी लोग रितिका से बहुत इम्प्रेस हो चुके थे क्योंकि आदित्य आज तक बिजनेस के मामले में किसी तरीके से गलत नहीं हुआ था, पर आज किसी ने उसे भी गलत साबित कर दिया था। कुछ देर बाद मीटिंग ओवर होने के बाद सब मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। रितिका भी जाने लगती है, पर तभी उसकी सैंडल चेयर से टकरा जाती है। वो गिरने वाली थी कि तभी आदित्य ने उसे उसकी बांह से पकड़ लिया। यह देखकर रितिका ने अपने हाथ को देखा, फिर आदित्य को कहा, छोड़िए मुझे। मैंने कहा, छोड़िए मेरा हाथ। आदित्य, एज योर विश। और वो उसे छोड़ देता है, जिससे रितिका नीचे गिर जाती है। रितिका दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या किया आपने? मुझे कितनी चोट लगी है आपको पता भी नहीं है। आदित्य कहता है, तुम ही कह रही थी कि छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। फिर वो एक टेढ़ी मुस्कान देकर जाने लगता है। पर रितिका भी कम नहीं थी।
वो उसके आगे अपना सैंडल लड़ा देती है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। रितिका खड़े होते हुए अपने कपड़े झाड़ते हुए कहती है, मैं किसी का उधार नहीं रखती। बाय मिस्टर आदित्य। और वो वहां से चली जाती है। आदित्य खड़े होते हुए गुस्से से कहता है, आई हेट दिस गर्ल। और वो भी अपना फोन लेकर अपने केबिन की ओर चला जाता है। वो अपने केबिन में काम कर रहा होता है कि जीत आता है और कहता है, सर आपने रोमा जी के लिए फॉर्म मंगवाया था ना, मैं ले आया हूँ। पर सर एक प्रॉब्लम है। आदित्य, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? जीत, सर आज इस फॉर्म की लास्ट डेट है। इसके बाद इस ईयर के फॉर्म फिल नहीं होंगे। आदित्य, ओ नो। एक काम करो, तुम घर जाकर रोमा को कॉलेज ले जाओ और उसका फॉर्म सबमिट करवा दो। मैं अभी नहीं निकल पाऊंगा। जीत ये सुनकर कहता है, ओके सर, मैं जाता हूँ। और वो वहां से आदित्य के घर के लिए निकल जाता है। वही रितिका कार में बैठी सोच रही थी, यार कहाँ मैं सोच रही थी कि वो पागल कभी ना मिले दोबारा, और कहाँ मैं उसके साथी बन गई हूँ। फिर वो अपने फ्लैट पहुंचकर सबसे पहले शॉवर लेती है और निशिका को देखती है तो वो सो रही थी। वो उसे ना उठाकर अपने लिए कुछ खाने का बनाकर खाने बैठ जाती है। उसके बाद वो अवनव जी को कॉल करके प्रोजेक्ट के फॉलो अप देने लगती है। भाई जीत भी आदित्य के घर के बाहर रोमा का वेट कर रहा था। तभी उसे रोमा आती हुई दिखाई देती है। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहना था और बालों की चोटी बनाई हुई थी। उसे देखकर जीत मन में कहता है, कौन कहेगा कि यह वही रोमा है जिसके चेहरे से कभी मुस्कान नहीं जाती थी, और आज की रोमा के चेहरे पर सिर्फ दुख की लकीरें दिखाई देती हैं। तभी रोमा उसके पास आकर कहती है, चले जीत जी। जीत, हाँ हाँ चले। फिर वो कार उसके कॉलेज की तरफ मोड़ लेता है। रोमा और जीत कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कार में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। तभी जीत ने कहा, कैसी हैं आप रोमा जी? यह सुनकर रोमा ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर ठीक लग रही हूँ तो बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर नहीं लग रही हूँ तो शायद नहीं हूँ। जीत ये सुनकर आगे कुछ नहीं कहता। रोमा कहती है, आप कैसे हैं? जीत बोलता है, मैं ठीक हूँ। रोमा कहती है, आपकी आदत नहीं गई अभी तक मुझसे जी लगाकर बात करने की। जीत, कुछ आते जिंदगी जाने के बाद ही जाती हैं। वैसे तुम किस चीज़ की स्टडी कर रही हो? रोमा, फैशन डिजाइनर की कर रही हूँ। काफ़ी पहले से करना चाहती थी, पर शादी होने के बाद ब्रेक लग गया था। फिर बालिंदर की डेथ। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। जीत भी समझ जाता है कि वो क्यों चुप हो गई। वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता। दोनों कॉलेज पहुंचकर पान वाले सेक्शन में चले जाते हैं। वहीं शाम को रितिका और निशिका ने आज गुरुद्वारा जाने का सोचा था। वो दोनों रेडी हो रही थी। निशिका, रिट्स, तेरे ऊपर पंजाबी सूट बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम पंजाबन लग रही है तू। रितिका, थैंक यू, तू भी बहुत अच्छी लग रही है। फिर वो दोनों गुरुद्वारे के लिए निकल जाती हैं। वहां पहुंचकर वो दोनों सबसे पहले अपने सर पर दुपट्टा रखती हैं। उसके बाद वो अपने पैर और हाथ धोकर गुरुद्वारे के अंदर जाती हैं और अपने हाथ जोड़कर अरदास करने बैठ जाती हैं। वहीं अन्नू भी सामने बैठी आंखें बंद किए अरदास कर रही थी। वो कहती है, बाबा जी, बड़े दादू कहते हैं कि आप बच्चों की हर बात सुनते हो, उनकी हर बात मानते हो। तो बाबा जी, आप मेरी बात भी सुन लीजिए ना। प्लीज मुझे मेरी मम्मा दे दीजिए। स्कूल में सबके पास मम्मा है, बस मेरे पास ही नहीं है। अर्निका चाची कहती हैं कि मेरी मम्मा आपके पास हैं, प्लीज उन्हें भेज दीजिए। और वो माथा टेक कर आंखें खोलती है तो उसे अपने पास एक लड़की दिखाई देती है जो आंखें बंद किए अरदास कर रही थी। उसने पिंक कलर का पंजाबी सूट, बालों को खुला रखा हुआ था, सर पर दुपट्टा, बड़ी बड़ी आंखें बंद थी। वो कहती है, वाह आंटी कितनी ब्यूटीफुल हैं। क्या बाबा जी ने मेरी विश पूरी कर दी? क्या बाबा जी ने मेरे लिए मम्मा के रूप में आंटी को भेजा है? रितिका अरदास करके जैसे ही आंखें खोलती है, उसकी नज़र पास बैठी बच्ची पर जाती है जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। फिर वो माथा टेक कर निशिका के साथ जाती है कि तभी वो बच्ची उसकी चुन्नी पकड़ लेती है। रितिका मुड़कर उसे देखती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, आपने मेरा दुपट्टा क्यों पकड़ा है? तो वो उसे इशारे से नीचे बुलाती है। रितिका घुटने के बल बैठकर कहती है, बताओ क्या हुआ? तो वो बच्ची उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, मम्मा, आप इतना लेट क्यों आए? आपकी अन्नू आपका कब से वेट कर रही है। अब आप नहीं जाएंगी ना? यह सुनकर रितिका उससे कहती है, बेटा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। अनु कहती है, मम्मा आपको मेरे लिए बाबा जी ने भेजा है ना? तभी उसे कोई आवाज देता है। वो देखते हैं तुम्हारा शोभित खड़ा था जो अन्नू को गुरुद्वारा लेकर आया था। वो वहां आकर कहता है,
अन्नू क्या कर रही हो? चलो हमें घर जाना है ना। अन्नू नो चाचू, आज हम अकेले नहीं जाएंगे, मम्मा भी हमारे साथ जाएंगी। और वो रितिका का हाथ पकड़ लेती है। शोभित कहता है बेटा ये आपकी मम्मा नहीं है, और अभी आप चलो, मैं आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाता हूँ। पर अनु कहती है नहीं, हम मम्मा के बिना नहीं जाएंगे। जब तक मम्मा हमारे साथ नहीं चलेंगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और वो रोने लगती है। शोभित उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो चुप नहीं हो रही थी। रितिका से जब ये देखा नहीं गया तो वो अन्नू को अपनी गोद में उठाकर कहती है, अरे ये प्यारी सी परी की आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू, आप तो गुलगर्ल हो ना, ऐसे नहीं रोते। अन्नू कहती है तो मम्मा आप हमारे साथ चलोगी ना? रितिका मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं आपके साथ किसी और दिन चलूंगी, पर तब तक आप प्रॉमिस कीजिए आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। अनु ओके प्रॉमिस, पर आप भी प्रॉमिस करो आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी ना? रितिका हाँ पक्का। अनु उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, ओके मम्मा बाय, आई लव यू। फिर वो शोभित से कहती है चलिए चाचू, मम्मा अपना काम खत्म करके जल्दी से हमारे घर आएंगी, फिर हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। शोभित सॉरी वो अनु की वजह से आपको परेशानी हुई, एक्चुअली वो यूजली ऐसा नहीं करती। रितिका नो नॉट एट ऑल, बहुत प्यारी है एकदम परी जैसी। फिर वो गुरुद्वारे से बाहर आ जाती है। निशिका हंसते हुए कहती है, वैसे बच्ची बड़ी क्यूट थी, तुझे मम्मा कह रही थी। और वैसे भी तेरी उम्र भी हो रही है शादी की, तू भी ढूंढ ले, फिर तेरी भी उसके जैसी एक क्यूट सी बेटी होगी। रितिका उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, शट अप निशी, वो बच्ची है, क्या पता उसकी मम्मा शायद मेरी जैसी हो, इसलिए मुझे अपनी मम्मा समझ लिया हो। निशिका हो सकता है, चल अब कुछ खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी है। फिर वो दोनों अपने फ्लैट के लिए निकल जाती हैं। अन्नू भी शोभित के साथ घर आ जाती है। वो बाहर से चिल्लाते हुए आती है, बड़े दादू बड़ी दादी, दादू दादी, मुझे मेरी मम्मा मिल गई। ई उसकी आवाज़ सुनकर सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि अन्नू खुशी से चिल्ला रही थी। निर्मला जी, ओए कुड़ी, की हुआ, तू इन्ना क्यों चिल्ला रही है? अन्नू उसके पास जाकर कहती है, बड़ी दादी मम्मा मिल गई मुझे। फिर वो हरमन जी के पास जाकर कहती है, बड़े दादू आप कहते थे ना बाबा जी बच्चों की जल्दी सुनते हैं, आज उन्होंने मेरी भी सुन ली और मुझे मम्मा दे दी। हरमन जी शोभित को देखते हुए कहते हैं, ये क्या कह रही है पुत्र? शोभित दादू वो गुरुद्वारे में एक लड़की मिली थी, अन्नू उसे देखकर मम्मा मम्मा कहकर उसके पास जाकर उसे अपने साथ लाने की जिद करने लगी। बहुत मुश्किल से मानी वो भी उस लड़की ने इसे मनाया। अनु सरमन जी के पास जाकर कहती है, दादू देखना मेरी मम्मा जल्दी यहाँ आएंगी और हमारे साथ रहेंगी। तभी एक आवाज़ आती है, कौन यहाँ आएगी अनु? सब लोग देखते हैं कि दरवाजे पर आदित्य खड़ा था। वो अंदर आते हुए कहता है, कौन आ जाएगी अनु? अनु आदित्य को देखते ही उसकी गोद में चढ़ते हुए कहती है, आप आ गए पापा। आपको पता है बाबा जी ने हमारे लिए मम्मा को भेज दिया। आज मैंने गुरुद्वारे में मम्मा को देखा, उन्होंने कहा कि वो अपना काम खत्म करके जल्दी से हमारे साथ आकर रहेंगी। आदित्य उसे देखने लगता है जिसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशी थी। फिर वो शोभित और बाकी सबको देखता है जो खुद भी हैरान परेशान थे। आदित्य अन्नू को कहता है, बेटा आप रोमा बुआ के पास जाओ और वो आपको चॉकलेट देंगी, थोड़ी देर में पापा आपके पास आएंगे। अन्नू ओके पापा, और वो रोमा के रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य कहता है, ये अन्नू क्या कह रही है? तो शोभित उसे सारी बात बताता है। आदित्य अन्नू बच्ची है, ऐसे ही सब बोल दिया होगा, आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरमन जी बेटा यही बात हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अन्नू बच्ची है, उसे पिता के साथ माँ के प्यार की भी बहुत ज़रूरत है। आज वो जिस तरह से बातें कर रही थी उससे साफ जाहिर होता है कि उसे माँ के प्यार की कमी कितनी महसूस हो रही होगी। आदित्य कहता है, डोंट वरी पापा, मैं उसे समझा दूंगा। और वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। वो देखता है कि अनु रोमा के साथ खेल रही थी। वो मुस्कुरा देता है। अचानक उसे नीचे सरमन जी की बात याद आती है। वो रूम में जाकर अपना बैग और कोट रखकर बालकनी में रखे सोफे पर बैठ जाता है और कहीं खोसा जाता है। फ्लैशबैक, एक लड़का और एक लड़की कार में कहीं जा रहे थे। वो लड़की कहती है, आदि हम कहाँ जा रहे हैं? आदि यानी आदित्य, सरप्राइज है विवाह, थोड़ा तो सब्र करो। आज मैंने तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। विवाह तुम्हें पता है ना मुझे सब्र नहीं होता। आदित्य, जब तक तुम एक काम करो, ये चॉकलेट्स खाओ, तुम्हें पसंद है ना?
विभा, थैंक यू आदि, आई लव यू। और वो चॉकलेट खाने लगती है। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, लव यू टू माई लव। और वो गाड़ी ड्राइव करने लगता है। अचानक उनकी कार के सामने से एक ट्रक आने लगता है। आदित्य देखता है कि ट्रॉली सही डायरेक्शन में नहीं था। वो गाड़ी टर्न कर लेता है और जैसे ही वो टर्न करता है उसी वक्त वो ट्रक ड्राइवर भी टर्न लेता है, जिससे आदित्य की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और आदित्य की कार एक पेड़ से टकराकर उल्टी हो जाती है। आदित्य जोर से चिल्लाता है, विवाह, पर दोनों को चोट आने की वजह से होश नहीं होता। जब आदित्य की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है। वो अपना सर पकड़ लेता है। फिर उसे विवाह का ख्याल आता है और वो कहता है, विवाह कहाँ है? और वो उठने लगता है। तभी सरमन जी अंदर आकर कहते हैं, आदि तू ठीक है ना? तू आराम कर बेटा, तेरी हालत ठीक नहीं है। आदित्य, पापा विवाह कहाँ है? हमारा एक्सीडेंट हुआ था, कार पेड़ से टकरा गई थी, उसके बाद कुछ याद नहीं है। आप बताइए ना, वो ठीक है ना? और हमारा बच्चा? सरमन जी, बेटा उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी। तू प्लीज तब तक आराम कर। और वो डॉक्टर को कह के उसे इंजेक्शन दिलवा देते हैं। 2-3 घंटे बाद आदि को होश आता है तो वो नर्स को कहता है, नर्स मेरी वाइफ ठीक है ना? क्या आप प्लीज मुझे बाहर ले चलेंगी? नर्स, आप ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है। आदित्य उस नर्स के आगे हाथ जोड़ने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे बाहर ले चलिए, मुझे एक बार अपनी वाइफ को देखना है प्लीज। वो नर्स आदि की हालत देखकर मना नहीं कर पाती और उसे सहारा देकर बाहर लाती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली बाहर बैठी थी। वो कहता है, माँ विभा कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनकर सब उसके पास आते हैं और उसे बैठाकर कहते हैं, तुझे आराम करने के लिए बोला था ना, क्या जरूरत थी बाहर आने की? आदि रोते हुए कहता है, माँ एक बार मैं विभा को देख लूं, फिर मैं पक्का आराम करने चला जाऊंगा। आकृति जी कुछ कहती, तब तक डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्हें देखकर आदि सरमन जी के सहारे से खड़े होते हुए कहता है, डॉक्टर मेरी वाइफ ठीक है ना? और मेरा बेबी? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर आपकी वाइफ को हम नहीं बचा पाए बिकॉज उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था और ऐसी कंडीशन में माँ और बच्चे दोनों को बचाना लगभग इम्पॉसिबल था। हमने आपके बच्चे को तो बचा लिया, पर आपकी वाइफ बच्चे को जन्म देते ही, और वो आगे कुछ नहीं कहते। आदित्य सुनते ही धम से बेंच पर बैठ जाता है। वही सबकी आंखों में आंसू थे। नर्स एक कपड़े में एक बच्चे को लेकर आती है और कहती है, ये आपकी बच्ची बेटी हुई है। आकृति जी उस बच्ची को देखकर रोते हुए अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं, क्यों भाई गुरु जी, क्यों? वही आदि तो जैसे सुन पड़ गया था। तभी उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज जाती है तो वो आकृति जी से उस बच्ची को लेकर अपनी गोद में लेकर देखने लगता है और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। अचानक रूम में नॉक होने से आदित्य अपने पास्ट से बाहर आता है। वो अपनी आंखें साफ करता है और गेट खोलता है तो देखता है कि अनु थी। वो अंदर आते हुए कहती है, पापा आप क्या कर रहे थे? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आदित्य उसे गोद में उठाते हुए कहता है, बेटा पापा थोड़ा सा बिजी थे, पर चलो अब नीचे चलते हैं। और वो उसे नीचे खाना खाने के लिए लेकर जाता है। वहीं रितिका अपने रूम की खिड़की पर खड़ी थी। वो कहती है, उस बच्ची में क्या था जो मैं उससे ध्यान हटा ही नहीं पा रही हूँ? सच में एकदम परी जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने उससे कोई रिश्ता है, एक अजीब सा लगाव हो गया है। तभी उसे याद आता है कि वो उसे मम्मा कह रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा। फिर वो अपनी माँ की फोटो को देखते हुए कहती है, मम्मा जैसे मैं आपको कहती हूँ वैसे उस बच्ची ने मुझे मम्मा कहा। पता नहीं क्यों उस बच्ची से एक लगाव महसूस हो रहा है। तभी उसे अरनब जी का कॉल आता है और वो उनसे बातें करने लगती है। फिर वो डिनर करके सोने चली जाती है। अगली सुबह रितिका उठकर सबसे पहले नहाने गई, क्योंकि आज उसे आदित्य के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर लैंड देखने जाना था। उसने पीच कलर का क्रॉप टॉप पहना था और उसके साथ ब्लैक कलर की जीन्स और नीचे वाइट स्नीकर्स पहने थे। उसने आदित्य को फोन किया। वहीं आदित्य भी अनु को रेडी कर रहा था। वो उससे कहता है, अनु आज आप शंभू अंकल के साथ स्कूल चली जाएंगी? आज पापा थोड़ा सा बिजी हैं। अनु, ओके पापा, आई नो आप बहुत काम करते हो, पर डोंट वरी, अब मम्मा हमें मिल गई है ना, थोड़े दिनों में वो आ जाएंगी ना, तब वो ही मुझे रेडी करके स्कूल छोड़ आएंगी। मैं और मम्मा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये सुनकर आदित्य मन में कहता है, ये अभी तक कल वाली बात नहीं भूली क्या? मुझे इसका ध्यान बटाना होगा। फिर वो उसे कहता है,
अन्नू बेबी, मैं सोच रहा था कि हम आज कुकिंग कर, आप मेरे लिए कुकीज़ बनाना, आइसक्रीम वाली जो आप बनाती हैं, और मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगा, आपको पसंद है ना? अन्नू कहती है, वाह पापा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप जल्दी आ जाएंगे ना? आदित्य, हाँ मेरी प्रिंसेस, पापा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। अभी आप जाओ, बाय। अन्नू भी उसके गाल पर किस करके बाय करके स्कूल के लिए निकल जाती है। आदित्य उसके बाद अपना फोन देखता है तो उसमें मिस खन्ना नाम से 2 मिस कॉल थे। वो कहता है, इन मैडम को क्या काम पड़ गया मुझसे। फिर वो उसे कॉल करता है। रितिका कॉल उठाते हुए कहती है, मिस्टर आदित्य, आप में प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं? कब से आपको कॉल कर रही हूँ। सोचिए कोई अर्जेंट काम हो और आपका फ़ोन ना लगे तो मेरा तो काम ही रुक जाए। आदित्य को यह सुनकर गुस्सा तो आता है, पर वो फिर भी शांत सी आवाज़ में कहता है, मैं थोड़ा सा बिजी था। आप बताइए, क्यों कॉल किया था? रितिका, आप भूल गए? तो याद दिला दूँ, हमें आज लैंड देखने जाना था, रिसर्च सेंटर के लिए। आदित्य कहता है, भूला नहीं हूँ, पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में, और लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आ जाइए। और वो फोन कट करते हुए कहती है, हूँ बदतमीज। फिर वो लोकेशन देखकर ड्राइवर से चलने को कहती है। रितिका उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उसे आदित्य की कार दिखाई देती है। वो कहती है, इतनी जल्दी पहुंच भी गए, और वो वहां से उस लैंड की तरफ चली जाती है। वो देखती है कि आदित्य के साथ कुछ लोग भी थे। आदित्य सबसे बात कर ही रहा था कि उसकी नज़र रितिका पर जाती है, जो उनकी तरफ आ रही थी। वो कहता है, मुझे कह रही थी कि आया नहीं, भूल गया, और अब मैडम खुद इतने आराम से आ रही हैं, जैसे किसी फोटो शूट की बॉक हो। रितिका उनके पास आकर उनसे मिलते हुए लैंड के बारे में डिस्कस करने लगती है। आदित्य और वो दोनों बिल्कुल फोकस होकर काम कर रहे थे। तभी आदित्य की नज़र अपने पीछे खड़े आदमी पर जाती है, जो मुस्कुरा रहा था। वो उसकी नज़र का पीछा करता है तो उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो आदमी रितिका की कमर को घूर रहा था। उसने क्रॉप टॉप पहना था, जिससे उसकी कमर दिख रही थी। वो रितिका के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे उस आदमी का ध्यान आदित्य पर जाता है, जो उसे घूर रहा था। वो कहता है, क्या हुआ मिस्टर शेरगिल? आदित्य उसका कॉलर पकड़कर कहता है, ये तो तू बताएगा कि तू क्या कर रहा था। रितिका, जो डिस्कशन में बिजी थी, वो देखती है कि आदित्य किसी से उलझ रहा था। वो उनके पास जाकर कहती है, व्हाट हैपेंड मिस्टर आदित्य? आदित्य, ये बताएगा, बोल ना। जब ऐसी चीप हरकतें कर रहा था तब तो बड़ा मुस्कुरा रहा था। रितिका कहती है, हुआ क्या है, और आप क्यों लड़ रहे हैं? आदित्य, आपको गंदी नजरों से देख रहा था ये, शर्म नहीं आती? घर में बहन बेटियां नहीं है क्या तेरे? वो आदमी शर्मिंदा होते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर आदित्य, एंड सॉरी मिस खन्ना, और वो वहां से चला जाता है। रितिका आदित्य को देखती है, जिसका मूड बहुत खराब हो रहा था। वो कहती है, मिस्टर आदित्य, लोग अब जो हुआ उसे छोड़ देते हैं। लोगों की आदत और नियत नहीं बदली जा सकती। आदित्य उसे देखता है पर कोई जवाब नहीं देता, और सबके साथ डिस्कशन करने लगता है। 1 घंटे बाद, जब डिस्कस खत्म होने के बाद सब जाने लगते हैं, रितिका भी जाने लगती है कि आदित्य कहता है, मिस खन्ना। रितिका मुड़कर उसे देखती है तो वो बोलता है, मुझे गलत मत समझिएगा, आप जो कपड़े चाहें पहन सकती हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर ये लंदन नहीं, इंडिया है। आप लोगों की नीयत को नहीं बदल सकती हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। और इतना कहकर वो चला जाता है। रितिका भी अपनी कार में बैठकर जाने लगती है। वो कार में बैठी सोच रही थी। सोच थोड़ी पुरानी है, पर बंदा कमाल है। वैसे मुझसे जब से मिला है, हर वक्त लड़ ही रहा है, पर आज जैसे मेरे लिए उसने स्टैंड लिया है, अनबिलीवेबल। वो जा ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में अन्नू दिखाई देती है, जो कार के बाहर खड़ी थी। वो ड्राइवर से कहती है, भैया गाड़ी रोकिए। ड्राइवर, जी मैडम, और वो कार रोकता है। रितिका उतरकर अन्नू के पास जाकर कहती है, हे क्यूटी, क्या कर रही हो यहाँ? अन्नू जैसे ही मुड़कर देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है, मम्मा, और वो उसके गले लग जाती है। रितिका कहती है, कैसे हो आप बेबी? अन्नू, आई एम गुड, आप कैसी हो? रितिका, मैं भी अच्छी हूँ। वैसे यहाँ क्या कर रही हो आप? अन्नू, गाड़ी खराब हो गई है और हम दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। रितिका, एक काम करते हैं, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, रास्ते में बहुत सारी बातें भी कर लेंगे। और वो उसके ड्राइवर से कहती है, सुनिए भैया। तो ड्राइवर कहता है, जी मैडम। रितिका, भैया मैं अनु को घर छोड़ दूंगी, आप अपनी कार ठीक करवा कर आ जाइएगा। ड्राइवर, पर मैडम हम आपको जानते ही कितना है। वो कुछ कहती उससे पहले ही अन्नू कहती है, ओफो अंकल,
मैं जानती हूँ ये मेरी मम्मा है और ये मेरे साथ घर जाएंगी। चलो मम्मा। रितिका कहती है, भैया एक काम करिए, आप कार यहीं छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। मैं आपको और अनु को घर छोड़ दूंगी। ड्राइवर को भी ये बात सही लगती है, तो वो कहता है जी मैडम, और वो उनकी कार की तरफ चले जाते हैं। रितिका अनु को गोद में उठाते हुए कहती है, चलें क्यूटी। अनु, यस मम्मा, और वो उसके गाल पर किस कर देती है। फिर रितिका अन्नू को लेकर उसके घर की तरफ निकलने लगती है। रितिका अन्नू को कार में बैठाकर खुद उसके पास बैठ जाती है। अन्नू, मम्मा मुझे भूख लगी है। रितिका कहती है, बेटा मैं आपको एक बहुत यम्मी चीज खिलाऊंगी, पर आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अन्नू, यस मम्मा, क्या क्वेश्चन का आंसर देना होगा। रितिका, बेबी आप मुझे मम्मा क्यों कहती हो? मैं तो आपकी आंटी हूं ना। आपकी मम्मा को बुरा लगेगा ना जब वो सुनेंगी कि आप मुझे मम्मा बोल रही हो। यह सुनकर अन्नू कहती है, मम्मा, पर मेरी मम्मा तो बाबा जी के पास थी, मेरे पास सिर्फ पापा थे। पर मुझे और पापा को मम्मा की भी जरूरत है, इसलिए मैंने उस दिन बाबा जी से हमारे लिए मम्मा को मांगा, और देखिए उन्होंने मुझे मम्मा दे दी। और वो रितिका के गले लग जाती है। रितिका जब ये सुनती है तो उसे समझ में आता है कि अनु उसे मम्मा क्यों कह रही थी। वो भी उसे कसकर गले लगा लेती है और मन में कहती है, क्यों बाबा जी, क्यों ऐसा करते हो आप? यह मुझे अपनी माँ समझ रही है, कैसे समझाऊं इसे कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। ये और मैं एक जैसे हैं, मेरे पास भी मेरी माँ नहीं है और इसके पास भी इसकी माँ नहीं है। अनु उससे अलग होकर कहती है, मम्मा अब आप मुझे यम्मी सी चीज खिलाएंगी ना? रितिका अपनी नम आंखों को साफ करके कहा, हाँ बिल्कुल, अब मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो पूरा तो करूंगी ना। और वो उसे आइसक्रीम पार्लर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे अपने फेवरेट फ्लेवर्स खिलाती है। फिर वो कार उसके घर के पास रुकवाकर कहती है, चलो क्यूटी, आपका घर आ गया। अनु, मम्मा आप भी चलो ना। रितिका, नहीं बेटा, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं फिर जल्दी आऊंगी। अनु, नहीं मम्मा, आज आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। और वो मुंह फुला लेती है। रितिका कहती है, बेटा आप मुझसे नाराज मत हो, मैं पक्का आपसे मिलने आऊंगी, पर अभी मुझे जाना है प्लीज। अनु, ओके मम्मा, पर मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपसे कैसे बात करूंगी। रितिका, हाँ यह तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर वो अपने पर्स से एक पेन निकालकर उसकी कॉपी पर अपना नंबर लिखते हुए कहती है, यह मेरा नंबर है, जब भी तुम्हें याद आए तुम मुझे कॉल कर लेना। अनु खुश होते हुए कहती है, आई लव यू टू मम्मा, और वो उसके गले लग जाती है। रितिका भी उसे गले लगाते हुए कहती है, आई लव यू टू बेबी। फिर वो उसे उसके घर के पास छोड़कर अपनी गाड़ी से निकल जाती है। अभी वो निकली ही थी कि 5 मिनट बाद आदित्य की गाड़ी दरवाजे पर आती है। वो अनु को देखता है तो कहता है, ये इतना लेट कैसे आई? फिर वो गाड़ी से उतरकर कहता है, अनु। अनु मुड़कर देखती है तो वो आदित्य के पास जाकर उसकी गोद में चढ़ते हुए कहती है, आप लेट हो पापा। आदित्य, बेटा मैं लेट हूँ, और आप इतना लेट क्यों हो? फिर वो ड्राइवर को देखकर कहता है, स्कूल की छुट्टी तो 1 घंटे पहले हो जाती है, तो अनु इतना लेट कैसे हो गई? ड्राइवर कहता है, सर वो कार खराब हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। अनु, पापा आज हमें मम्मा घर छोड़ने आई और उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। यह सुनकर आदित्य ड्राइवर से पूछता है तो वो बताता है कि एक लड़की ने उन्हें लिफ्ट दी जो अनु को जानती थी। आदित्य कहता है, अनु अब चलें, आज आपके लिए पिज्जा बनाए। अनु, यस पापा। फिर वो दोनों घर के अंदर आते हैं। आकृति जी, आज किचन की हालत बुरी होने वाली है। अर्निका, हाय हाय क्यों भाभी, ऐसे क्यों बोल रही हो आप? आकृति जी, आज किचन में अनु और आदित्य दोनों हैं। तुम्हें तो पता है ही, जब दोनों बाप बेटी किचन में होते हैं तो किचन का क्या हाल होता है। कुलदीप जी, हाँ तो क्या हुआ भाभी, अर्निका है ना, वो साफ कर देगी। वैसे भी उसे मेकअप के अलावा साफ सफाई ही करना आती है। और वो हंसने लगते हैं। यह सुनते ही अर्निका जी कुलदीप जी को घूरने लगती हैं। वही सब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वही किचन में आदित्य पिज्जा बना रहा था और अनु टेबल पर बैठकर उसके लिए आइसक्रीम कुकीज बना रही थी। वो बिस्किट पर आइसक्रीम लगाकर उन्हें सैंडविच शेप देकर बना रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आते हैं। अनु, पापा आपको मेरी कुकीज कैसी लगी? आदित्य, यमी एज ऑलवेज मेरी जान। और वो उसके माथे पर किस कर देता है। फिर दोनों साथ बैठकर खेलने लगते हैं। भाई रितिका भी घर पहुंचकर निशिका के साथ बैठकर मूवी देख रही थी। निशिका, मोटी तेरा दिन कैसा गया आज?
रितिका, अच्छा रहा, तू बता तूने क्या किया आज। निशिका, कुछ खास नहीं, बैठी बैठी गेम खेल रही थी। और तेरी मीटिंग कैसी रही? यह सुनते ही उसे जो भी वहां हुआ सब याद आ जाता है। निशिका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, कहाँ खो गई तू? रितिका, कहीं नहीं, वो बस कुछ सोच रही थी। फिर वो लोग अपनी बातें करने लगते हैं। अगले दिन रितिका अपने लैपटॉप पर बैठकर काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजने लगता है। वो देखती है कि फोन आदित्य का था। वो पिक करती है तो सामने से आदित्य की आवाज आती है। आदित्य, हेलो मिस खन्ना। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था कि आप आज फ्री हैं तो हम लैंड देखने चले हमारी नेक्स्ट साइट के लिए। रितिका, यस मैं फ्री हूँ, टाइम बता दीजिए मैं आ जाऊंगी। आदित्य, मैं कह रहा था कि आप और मैं साथ ही चल लेते हैं, एक ही कार से, क्योंकि आप वो लोकेशन नहीं ढूंढ पाएंगी और जब हमें एक ही जगह जाना है तो साथ ही चल सकते हैं। रितिका को भी उसकी बात ठीक लगती है। वो कहती है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको मेरी लोकेशन भेज देती हूँ, आप मुझे पिक करने आ जाइए। फिर वो फ़ोन रखकर रेडी होने लगती है। वो क्रॉप टॉप और प्लाजो निकाल रही थी कि उसे आदित्य की बात याद आती है। वो एक मैरून कलर का फुल नेक का टॉप निकाल लेती है और नीचे वो जीन्स पहन लेती है। फिर वो रेडी होकर आदित्य का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे आदित्य का फ़ोन आता है। वो उसे बाहर बुला रहा था। वो निशिका से कहती है, मैं जा रही हूँ निशु, तू ध्यान रखना अपना। निशिका, तू भी, और जल्दी आ जाना, अकेले मन नहीं लगता। रितिका बाहर आकर देखती है तो आदित्य पर उसकी नज़र ठहर जाती है। आदित्य ने वाइट टी शर्ट के साथ रेड कलर का जैकेट पहना हुआ था। नीचे उसने ब्लू जीन्स के साथ स्पोर्ट्स शूज। वो बहुत हैंडसम लग रहा था क्योंकि उसने आज तक आदित्य को सिर्फ बिजनेस सूट में ही देखा था। वो कहती है, ओ गॉड, शर्म कर रिट्स। फिर वो उसकी कार के पास जाकर गेट नॉक करती है तो आदित्य गेट को अनलॉक करके उसे बैठने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। रितिका कार में बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। आदित्य की नज़र उस पर जाती है तो वो कहता है, क्या बात है मिस खन्ना, आज आप बहुत चुप हैं। रितिका यह सुनकर मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं है कि आपसे करूं। आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं और मेरे बारे में कुछ जानना चाहेंगे नहीं। इतना बोलकर वो वापस खिड़की से बाहर देखने लगती है। आदित्य मन में कहता है, इतनी लड़कियों से मिला हूं मैं, पर इसका एटीट्यूड सबसे अलग है। पता नहीं जिससे शादी होगी उसका क्या हाल होगा, वो बेचारा इसके तानों से ही मर जाएगा। रितिका कहती है, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मुझसे जिसकी शादी होगी वो बहुत लकी होगा। सो मेरे तानों से मरेगा तो नहीं, पर सुधर जरूर जाएगा। आदित्य हैरानी से कहता है, जादू टोना करना भी आता है क्या? रितिका, जैसी आपकी सोच है ना, मुझे लेकर बस अंदाजा लगाया था, एंड देखिए बिल्कुल सही निकला। वैसे आप बचपन से खड़ूस हैं या लायक अभी हुए हैं? आदित्य कहता है, आपको नहीं लगता आप ज्यादा बोल रही हैं? मैं खड़ूस नहीं हूँ, बस थोड़ा सीरियस हूँ। अब आपकी तरह तो नहीं कि हर किसी के शीशे तोड़ता रहूं। रितिका, हाँ तो आपने काम भी तो पत्थर खाने वाला किया था। ऐसे कोई बात करता है क्या किसी लड़की से? खैर अब छोड़ देते हैं उस बात को। आदित्य धीरे से, नुकसान तो मेरा हुआ था और कह रही है छोड़ देते हैं। फिर वो ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह आकर रुकते हैं। रितिका कहती है, जगह तो काफी अच्छी है, गुड चॉइस। आदित्य कहता है, चलिए देख कर आते हैं, फिर ये कमिटमेंट दीजिएगा। फिर वो दोनों लैंड देखने चले जाते हैं। भाई आदित्य के घर पर अनिका जी किसी से बात कर रही थी। अर्निका जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए भाभी और भाई साहब के बच्चों की जिंदगी में खुशियों की छाया तक नहीं पड़ेगी। हमारी जिंदगी में आग लगाकर वो लोग कैसे खुश रह सकते हैं? मैं अपनी छाया की मौत भूली नहीं हूँ। वहां से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, जल्दी इस घर पर मेरा और मेरे परिवार का राज्य होगा। बहुत हुकूमत चला ली भाई साहब और उनके बच्चों ने। फिर वो फोन रखते हुए कहती है, आदित्य शेरगिल, तुझसे तो मेरा हिसाब बाकी है अभी भी। फिर वो नीचे चली जाती है। वहीं आदित्य और रितिका भी लैंड देखने के बाद घर की ओर निकल जाते हैं। वो कुछ दूर चले ही थे कि वहां उन्हें नाकाबंदी मिलती है। वो पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आगे एक एक्सीडेंट होने की वजह से उस जगह को अभी के लिए बंद कर दिया गया है। आदित्य, पर हमें अभी निकलना है, अगर हम इसके बाद रुके तो रात तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। हवलदार, सर, एक यही रास्ता है आगे जाने का। एक और है पर वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आपको सुनसान जंगल से होकर जाना पड़ेगा और वहां पर जंगली जानवर का भी खतरा हो सकता है।
आदित्य, आप हमें बता दीजिए, हम वहीं से निकल जाएंगे। वैसे शाम ही है अभी, जब तक पहुंचेंगे तब तक रोशनी ही रहेगी। रितिका, लुक मिस्टर आदित्य, ये सही कह रहे हैं, काफी रिस्की है उस रास्ते से जाना। हम वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद चल लेंगे। आदित्य, मिस्टर खन्ना, आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं रास्ते भी और लोगों को भी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। फिर वो हवलदार से जंगल वाले रास्ते का रूट पूछता है और वो गाड़ी उस रास्ते की ओर मोड़ देता है। कुछ देर चलने के बाद आदित्य कहता है, देखा आपने, मैंने कहा था ना हम पहुंच जाएंगे, आप बेवजह चिंता कर रही थी। तभी उसकी गाड़ी एक झटके से रुकती है। वो कार स्टार्ट करता है पर कार स्टार्ट नहीं होती। वो कहता है, वेट, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। और वो बाहर निकल कर देखता है तो गाड़ी का बोनट ऊपर करता है तो देखता है उसमें से धुआं निकल रहा था। रितिका कार से निकलकर कहती है, क्या हुआ, कार बंद क्यों हो गई? आदित्य, इंजन गर्म हो गया है, पानी डालना पड़ेगा। बट डोंट वरी, मेरी कार में एक कैन पेट्रोल और पानी दोनों ही रहते हैं। और वो डिक्की खोलने पीछे की साइड जाकर देखता है तो पानी वाली कैन में थोड़ा ही पानी था। रितिका ये देखकर कहती है, ये एक्स्ट्रा कैन है आपकी, आपको लगता है इससे हम पहुंच जाएंगे? यू नो, अगर आपको नहीं पता था तो इतनी होशियारी करनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको कह रही थी कि यह रास्ता सही नहीं है। अगर हम अभी रोड साइड होते तो हमें कोई भी मिल जाता हेल्प के लिए। वो लोग जिस रास्ते पर आ गए थे वहां पर जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता है। आदित्य, अब मुझे दोष देने से कुछ नहीं होगा, आसपास पानी मिल जाएगा। मैंने आवाज़ सुनी थी, शायद कोई तालाब है, मैं लेकर आता हूँ। तब तक आप गाड़ी लॉक करके बैठ जाइए। रितिका, पर मैं अकेले कैसे बैठूंगी, और मुझे जंगल में अकेले छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? मैं आपकी जिम्मेदारी पर आई हूँ। आदित्य कहता है, ये क्यों नहीं कह रही हो कि डर लग रहा है? अकेले एक्सक्यूजेस देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, आप चल ना पाए। आप गाड़ी को अच्छे से लॉक करके बैठ जाइए, मैं आता हूँ जल्दी से पानी लेकर, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं है। रितिका कहती है, ओके, पर आप प्लीज जल्दी आइएगा। आदित्य, हाँ, और वो कैन लेकर आगे जाने लगता है। रितिका भी गाड़ी को अच्छे से लॉक करके बैठ जाती है। उसने आदित्य के सामने दिखाया नहीं था, पर उसे सच में बहुत डर लग रहा था। वो मन में कहती है, प्लीज भाई गुरुजी, हम सही सलामत निकल जाएं। आगे से मैं इनके साथ आऊंगी ही नहीं कहीं भी। वो अपना फोन देखती है, जिसमें नेटवर्क का भी साइन नहीं दिखाई दे रहा था। वो सीट से सर टिकाकर लेट जाती है। आधा घंटा हो गया था पर आदित्य वापस नहीं आया था। रितिका कहती है, ये पानी ढूंढने गए हैं या कुआं खोदने, अभी तक नहीं आए। तभी वो एकदम से चीख पड़ती है। भाई अनु घर पर रितिका का फोन ट्राई कर रही थी। वो कहती है, मम्मा तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही हैं। एक काम करती हूँ, होमवर्क करके फिर से ट्राई करती हूँ। और वो अपना होमवर्क करने बैठ जाती है। रितिका आदित्य का वेट कर रही थी कि तभी अचानक कोई कार पर बहुत जोर जोर से हाथ मारने लगता है, जिससे एकदम से रितिका की चीख निकल जाती है। वो देखती है कि दो आदमी, जो कुछ अजीब से ही लग रहे थे, वो गाड़ी के कांच पर जोर जोर से हाथ मार रहे थे और कार को खोलने का इशारा कर रहे थे। रितिका कहती है, ओ गॉड, ये कौन है, क्या करूं मैं, और ये मिस्टर आदित्य कहाँ हैं? तभी एक आदमी पीछे से कांच पत्थर से तोड़ देता है और गाड़ी के अंदर हाथ डालकर गाड़ी का गेट खोल लेता है। रितिका ये देखकर बहुत डर जाती है। वो आदमी उसके पास बढ़ता, तभी रितिका कार के डैशबोर्ड से पेचकस निकालकर उसके हाथ में घुसा देती है, जिससे उस आदमी की चीख निकल जाती है। जब तक वो दूसरा आदमी उसकी तरफ बढ़ता, उससे पहले ही रितिका गेट खोलकर बाहर भागने लगती है। यह देखकर वो दोनों आदमी भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। रितिका बहुत तेज भागने की कोशिश कर रही थी, पर अपने सैंडल की वजह से वो भाग नहीं पा रही थी। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर एक आदमी हंसते हुए कहता है, कहाँ तक भागोगी? और वो उसके पास आकर उसका पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। रितिका खुद को छुड़ा रही थी, तभी वो देखती है कि दूसरा वाला आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने उसका एक हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, आज मिला है मक्खन जैसा माल। और वो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। रितिका की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आज तक ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। वो कहती है, देखिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। पर वो दोनों तो हंसते हुए उसके हाथ पैर को मसल रहे थे। रितिका समझ चुकी थी कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वो अपना दूसरा हाथ, जो कि जमीन पर था, उसमें वो मिट्टी भरकर
जिसने उसका पैर पकड़ा था उस पर फेंक देती है, जिससे वो आदमी चिल्लाने लगता है और उसका पैर छोड़ देता है। वहीं दूसरा आदमी जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो उस आदमी के पास जाकर उसे देखने लगता है। इतने में मौका देखकर रितिका वहां से भाग जाती है। यह देखकर वो आदमी कहता है, अरे पकड़ो लड़की को, इतने दिनों बाद कोई कंचा माल हाथ लगा है, जाने नहीं देंगे आज। और वो उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। रितिका बहुत तेज भाग रही थी। तभी वो एक पेड़ के पीछे आकर रुक जाती है और देखती है कि वो दोनों आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहे हैं। जब वो देखती है तो उसे वो दोनों नहीं दिखते। यह देखकर वो एक गहरी सांस लेती है। वो आसपास देखकर कहती है, कहाँ आ गई हूँ और कहाँ जाऊँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे जूतों की आवाज़ आती है। वो कहती है, ओ गॉड, ये दोनों लगता है यहीं आ रहे हैं, क्या करूं। और वो चुपचाप खुद को समेटे वहीं बैठ जाती है। तभी वो एकदम से चिल्ला देती है क्योंकि उसके हाथ पर बिच्छू ने काट लिया था। उसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी कहता है, वो रही पेड़ के पीछे चल। और वो उसकी ओर आने लगते हैं। रितिका जल्दी से उठकर भागने लगती है कि उसके पैर बहुत दुखने लगे थे। वो रास्ता बहुत खराब था। उसके पाँव भी नंगे थे क्योंकि उसका सैंडल भागते वक्त टूट गया था। वो पीछे देखती है तो वो आदमी उसके पीछे ही थे। वो कहती है, प्लीज़ मम्मा, मेरी हेल्प करो, मैं नहीं भाग पा रही हूँ। वो पीछे देखते हुए भाग ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है, जिससे उसका बैलेंस नहीं बन पाता और वो गिरने वाली होती है कि वो इंसान उसे एकदम से पकड़ लेता है। वो आंखें बंद करे कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। वो आदमी कहता है, मिस खन्ना। यह सुनते ही रितिका अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आदित्य ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। वो उसे देखकर एकदम से उसके गले लग जाती है और कहती है, कहाँ थे आप। मैं वो आगे कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसकी आवाज़ भर गई थी। आदित्य शौक होकर देख रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि रितिका कितना डरी हुई थी, क्योंकि उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वो उसकी पीठ पर हाथ रखता उससे पहले ही वो दोनों आदमी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, ओए हीरो, लड़की को हमारे हवाले कर, इसे पहले हमने देखा है, समझा। यह सुनकर आदित्य रितिका को खुद से अलग करके कहता है, चल लगा हाथ, मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत है दोनों में। वो आदमी रितिका को छूता उससे पहले ही आदित्य उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है, जिससे उस आदमी की चीख निकल जाती है। तभी दूसरा वाला आदमी आगे आता है। यह देखकर आदित्य उसे एक लात मार देता है और फिर दोनों को मारते हुए कहता है, लड़की को छेड़ते हो, ज्यादा मर्दानगी चढ़ी है, आज सारी मर्दानगी निकालता हूँ तुम्हारी। फिर वो दोनों को मार मार कर अधमरा कर देता है। वो आदमी हाथ जोड़ते हुए कहता है, साहब छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। आदित्य, जब मैं उस लायक छोड़ूंगा तभी तो तुम किसी को छेड़ोगे या परेशान करोगे। बोल, क्यों इनके पीछे आए थे तुम दोनों, बोल। तो वो आदमी डर से चिल्लाते हुए कहता है, साहब हम तो चोर हैं, छोटी मोटी चोरियां करते हैं। जब कार दिखी तो हमने लगा कि कोई यहाँ फंसा हुआ है, इसलिए हम तो चोरी करने के इरादे से कार के पास आए थे। पर मैडम को देखकर और वो चुप हो जाते हैं। आदित्य कहता है, आज के बाद अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो यहीं दफन कर दूंगा। वो दोनों आदमी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, साहब कभी नहीं करेंगे। और वो दोनों गिरते पड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। आदित्य उनके जाने के बाद रितिका को देखता है, जो उसे देख रही थी। वो उसे देखता है, उसके बाल बिखर गए थे, उसके पैर भी हल्की खरोंचों से भर गए थे, उसके टॉप की एक स्लीव उधड़ गई थी। और वो अपना जैकेट निकालकर उसे पहना देता है और कहता है, आप ठीक हैं। यह सुनकर रितिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, पर आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में। आदित्य, पानी लेने गया था पर तालाब बहुत दूर था, इसलिए वक्त ज्यादा लग गया। पर आप कार के बाहर क्यों आई, मैं आपको बोलकर गया था ना कि कार को लॉक करके बैठ जाइए। यह सुनकर रितिका कहती है, मैंने लॉक ही किया था। और वो उसे सारी बात उसे बताती है। यह सुनकर आदित्य मन में कहता है, शुक्रिया बाबा जी, आपने मुझे सही वक्त पर इन तक पहुंचा दिया, वरना आज क्या हो सकता था इसका अंदाजा भी मैं नहीं लगा सकता। फिर वो कहता है, चलिए चलते हैं, सूरज ढल रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। रितिका कहती है, जी चलिए, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। और वो जैसे ही चलती है उसके मुंह से आह निकल जाती है। आदित्य कहता है, क्या हुआ आपको, आप ठीक है ना। रितिका, पता नहीं। और वो पैर पकड़कर वहीं पत्थर पर बैठ जाती है। आदित्य कहता है, दिखाइए। और वो उसका पैर देखने लगता है तो उसे उसके पैर में बांस का टुकड़ा लग गया था,
जिससे खून बह रहा था। वो उसका पैर पकड़कर जैसे ही वो टुकड़ा निकालता है, रितिका उसके कंधे को पकड़ लेती है और आंखें मीच लेती है। आदित्य कहता है, निकल गया। यह सुनकर रितिका आंखें खोलकर देखती है कि आदित्य के हाथ में बांस का टुकड़ा था। वो उठने लगती है और उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वो काफी देर से नंगे पैर भाग रही थी, जिससे उसके पैर में काफी जगह चोट भी थी। आदित्य उसका एक हाथ अपने कंधे पर रख देता है और उसे गोद में उठा लेता है। यह देखकर रितिका एकदम से डर जाती है। वो कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए मुझे। आदित्य उसे देखकर कहता है, गलत मत समझना, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी हालत चलने की है। पैरों में चोट है तुम्हारे, और अगर इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और दिक्कत हो सकती है। और वो सामने देखकर आगे बढ़ने लगता है। रितिका उसके दूसरे कंधे पर अपना दूसरा हाथ रख देती है। वो कहती है, आप थक नहीं जाएंगे ऐसे? क्योंकि पता नहीं हमें कितना वक्त लगे पहुंचने में। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे रास्ता याद है, वैसे तो थोड़ा बहुत। और रही बात थकने की, तो तुम इतनी भारी नहीं हो कि मैं थक जाऊंगा। रितिका यह सुनकर कोई जवाब नहीं देती है और वो भी सामने देखने लगती है। 1 घंटे बाद वो रास्ता ढूंढते हुए अपनी कार के पास आते हैं। आदित्य रितिका को नीचे उतारकर कार में बैठा देता है और खुद कार को ठीक करके ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है। उनको पहुंचने में 2 घंटे लगने थे। रितिका अपना सर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि आज का दिन उसके लिए काफी ज्यादा हैवी हो गया था। कुछ देर बाद आदित्य की नजर उस पर जाती है। वो देखता है कि रितिका विंडो पर से टिकाए सो रही थी। वो बिल्कुल एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, जो उसे पता भी नहीं चलता। वो टाइम देखता है तो रात के 9 बजे थे। वो कहता है, बहुत लेट हो गया है, अन्नू भी वेट कर रही होगी। और वो फिर से ड्राइविंग पर फोकस करता है। 2 घंटे बाद वो रितिका के घर के आगे कार रोकता है। वो देखता है कि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर वो रितिका को देखता है, जो गहरी नींद में सो रही थी। वो कहता है, लगता है ऐसे ही ले जाना होगा इन्हें। फिर वो कार से बाहर आकर रितिका की साइड का गेट खोलकर उसका सीट बेल्ट निकालकर उसे गोद में उठा लेता है और उसके अपार्टमेंट की ओर चल देता है। वहां जाकर वो डोरबेल बजाता है। निशिका, जो कब से रितिका को कॉल ट्राई कर रही थी, वो बेल सुनते ही गेट खोलती है तो वो हैरानी से कहती है, रिट्स, क्या हुआ इसे? आदित्य कहता है, आप मुझे अंदर आने देंगी प्लीज? निशिका, जी आइए प्लीज। और वो गेट के साइड होकर आदित्य को रास्ता देती है। आदित्य रितिका को अंदर लेकर जाता है और कहता है, इनका रूम कहाँ है? निशिका, दिस वे। और वो उसे अपने साथ रितिका के रूम में लेकर आती है। आदित्य उसे बेड पर लेटाते हुए कहता है, आप प्लीज गर्म पानी और एक तौलिया ले आइए, इनके पैर में चोट लगी है। निशिका, जी मैं लाती हूँ। और वो जल्दी से किचन में चली जाती है। आदित्य जैसे ही हटने लगता है, अचानक वो रितिका के ऊपर ही झुक जाता है, पर वो अपने हाथों का बैलेंस बना लेता है। वो देखता है कि रितिका की उंगलियां उसकी कॉलर टी शर्ट में फंसी हुई थी। वो धीरे धीरे उसकी उंगलियां अपनी टी शर्ट से निकालकर खुद सीधा खड़ा हो जाता है। तब तक निशिका भी आ गई थी। आदित्य रितिका के पैर के साइड में बैठ जाता है और उसके पैर लेकर गर्म पानी से साफ करने लगता है। पर जैसे ही गर्म पानी उसके पैरों को छूता है, उसकी नींद में ही एक आह निकल जाती है। आदित्य उसे देखकर धीरे धीरे उसके घाव साफ करके उस पर पट्टी कर देता है। निशिका, पर ये सब हुआ कैसे? आप लोग तो लैंड देखने गए थे ना, फिर ये सब? आदित्य उसे सारी बात बता देता है और कहता है, मैं सही वक्त पर पहुंच गया था, पर शायद ये थोड़ा डर गई होंगी। आप इनका ध्यान रखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे कॉल कर सकती हैं आप। और वो उसे अपना नंबर दे देता है। निशिका, थैंक यू सो मच, आप सेफली मेरी रिट्स को लेकर आए। आप बैठिए, चाय कॉफ़ी कुछ तो लीजिए। आदित्य, नहीं अभी मुझे जाना है, काफ़ी लेट हो गया है। आप ध्यान रखिएगा इनका भी। और वो एक नज़र रितिका को देखकर बाहर की ओर निकल जाता है। उसके जाने के बाद निशिका भी रितिका के पास बैठ जाती है। आदित्य भी घर के लिए निकल ही रहा था कि उसे आकृति जी का फोन आता है। वो कहता है, जी माँ। आकृति जी, कहाँ हो बेटा? कितना टाइम हो गया है? तुम्हें पता है ना, अन्नू तुम्हें देखे बिना नहीं सोती। आदित्य, माँ सॉरी, लेट हो गया, बस मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और वो बात करके फ़ोन कट कर देता है और घर के लिए निकल जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।